क्या वजह है कि आज की डेट में अमेरिका जैसे कंट्री के जो मित्रगण जो देश हुआ करते थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, उन्होंने एक अलग ही रास्ता इख्तियार कर लिया है। अमेरिका से अलग थलग हो चुके हैं। क्या उनकी थॉट है? ऐसा क्या चल रहा है उन यूरोपीय कंट्रीज में जो पहले तो अमेरिका के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहा करते थे, आज की डेट में वो अलग थलग क्यों हो गया? और अमेरिका का कोई भी डिसीजन इजी वे में जो है कोई भी कंट्री, मतलब क्या हो, ब्रिटेन हो, क्या स्पेन हो, क्या जर्मनी हो, जिस तरह से ये सारी चीजें चल रही है आज की डेट में अमेरिका के लिए वो बहुत ही घातक है। और वर्ल्ड में जिस तरीके से आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी छवि बना रखी है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के भविष्य के प्लान को धूमिल करती दिख रही है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आप देख रहे हैं सिलेक्शन शो, जहां पर इंटरनेशनली जो भी रिलेटेड न्यूज होती है, जो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो बहुत ही साधारण और स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया जाता है। 2026 की शुरुआत जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2026 की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई, लेकिन एक जेनेवा में वार्ता हुई थी ईरान की और अमेरिका की, और ईरान ने भी ये कहा था कि जब हम लोग कोई भी चीज डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझा सकते हैं तो वहां पे लड़ाई और झगड़े करने की क्या जरूरत है। बात भी सही है, बिल्कुल सही बात है। जो ईरान के लीडर थे उनको मार करके अमेरिका आज ढिंढोरा पीट रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये सही है? यूरोपीय कंट्रीज जो कि बिल्कुल अब एकदम एक कड़े स्टैंड लेते हुए सामने आए हैं। यूरोप की नई रणनीति के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, स्पेन, ये सारे के सारे देश, इन्होंने एक दो टूक फैसला किया है जो कि ये बताता है कि हम लोग बिल्कुल भी किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। हम भले ही कहीं ना कहीं ईरान की निंदा करते हैं, उसके अटैक्स की, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भी निंदा करते हैं कि अमेरिका ने भी ये ठीक नहीं किया। देखिए किस तरीके से ये सारे दृश्य हैं, क्या स्थिति है आज की डेट में ईरान की। एक अच्छा भरा पूरा देश जो कि इस कगार पे पहुंचने वाला है, लेकिन ईरान और कंट्रीज की तरह नहीं, जिस तरह से और कंट्रीज को अमेरिका ने एक स्पेशल ऑपरेशन बता करके बर्बाद किया, जैसे इराक में हुआ। उन सारी चीजों की तरह आज की डेट में ईरान नहीं है। ईरान ने एकदम स्पष्ट संकेत दिया है कि अब आप हमारा वो रुख देखेंगे जो आज तक आपने कभी देखा। यूरोप ने स्पष्ट संकेत देते हुए यूएसए को कहा है कि सपोर्ट तो करेंगे बट लिमिट पार्टिसिपेशन, मतलब हमारा पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है, लिमिटेड पार्टिसिपेशन रहेगा। यह बयान 1 मार्च 2026 को जारी हुआ और यूरोपीय कंट्रीज ने यह बताया कि हम रक्षात्मक कार्रवाई करेंगे। जैसे अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्पेशली तौर पर यह कहा है, स्टारमर साहब ने, कि हम आपका साथ तो देंगे लेकिन हम आपका साथ अटैक में नहीं देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अभी हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशस से डियागो गार्सिया द्वीप जो है वो लीज पर लिया है। उस लीज में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आने वाले समय में जो भी हमारा सैन्य अड्डा होगा, हमारा सैन्य जो बेस होगा, मिलिट्री बेस होगा, वो आपके यहाँ बनेगा। और उसमें जो भी कार्रवाई होनी होगी भविष्य के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग देखें तो भविष्य के हिसाब से हम वहां पे सैन्य अड्डा बनाएंगे, लेकिन उसका प्रयोग हम रक्षात्मक रूप से करेंगे, उसका जो क्लॉज है। और यहाँ पे भी ब्रिटेन ने साफ तौर पर अमेरिका को यह कह दिया है कि आप ठीक है, आप उसका प्रयोग कर तो सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग सिर्फ ईरान के ड्रोन, मिसाइल और विभिन्न जो भी चीजें अटैक होते हैं उसमें खाली डिफेंस के तौर पर आप उसका प्रयोग करेंगे, ना कि आप वहां से कोई भी अटैक करेंगे। मतलब साफ तौर पर ब्रिटेन ने भी ये कह दिया है कि आने वाले समय में जो भी होगा उसका यूज, इस द्वीप का यूज, इस मिलिट्री बेस का यूज आप किसी भी तरह से ईरान के ऊपर अटैक में नहीं करेंगे। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि पहले क्या था कि जब एक बार इराक पर हमला हुआ, इराक पर एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका ने किया, उस समय सद्दाम हुसैन की सरकार हुआ करती थी। वहां पर भी ऑलमोस्ट सेम था, बस यहाँ पे खमेनी को मार दिया गया और इराक के जो सद्दाम हुसैन थे उन्हें फांसी दे दी गई। हुआ ये था कि वहां पर एक ब्लेम लगाया गया इराक के ऊपर कि इराक वहां पर केमिकल वेपन तैयार कर रहा है, जिसके कारण ब्रिटेन भी इस झांसे में आ गया, मतलब एक ट्रैप में फंस गया। ब्रिटेन जब इस ट्रैप में फंसा तो ब्रिटेन ने भी इस चीज में अमेरिका का सहयोग किया और अमेरिका ने भी इन सब चीजों को करते हुए आखिर में क्या हुआ कि इराक पर उनके तेल के जो क्षेत्र थे, भंडार थे, उन पर कब्जा कर लिया और तेल ही उसका मोटिव था कि हमें तेल पर कब्जा करना है। बाकी ना तो वहां पर कोई केमिकल वेपन मिला, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिली जिसके थ्रू ये साबित हो सके कि सद्दाम हुसैन की सरकार गड़बड़ थी या इराक में ऐसी स्थिति थी। एक समृद्ध देश को अमेरिका ने किस तरीके से बर्बाद किया आप देख सकते हैं। आज की डेट में इराक की स्थिति क्या है आप यहां पर देख सकते हैं, किस तरह से आज वहां पर लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं।
राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में आप किसी भी तरह का जो भी आप फैसला ले रहे हैं ईरान के लिए, उसमें हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेट इस तरीके से कर सकते हैं, डिफेंसिव मोड में। अगर आप ये सोचते हैं कि हम अटैक करेंगे या किसी भी तरह का हम आपके साथ सहयोग करेंगे, तो ये आप भूल जाइए, ये हो नहीं सकता। इमैनुअल मैक्रोन भी कहीं ना कहीं इस चीज को समझ चुके हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट करके अपने फायदे की चीजें देख रहे हैं। अमेरिका ने भी साफ कहा कि हम आपके ऊपर 200% टैरिफ लगाएंगे। 200% टैरिफ की धमकी, 500% टैरिफ की धमकी, सारी ये जो टैरिफ की धमकी और क्या बोलते हैं हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे, ये सारी चीजें जो धमकियां देते हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे ही सो के उठते हैं वो किसी को भी ऐसा कर देते हैं। तो उन्हें इनके लिए इमैनुअल मैक्रोन ने साफ तौर पर कहा है, आप हमारे ऊपर कितने भी टैरिफ लगाएंगे, हम एक ऐसी कंट्री हैं जिसे किसी की भूख नहीं है, उसे काम करने के लिए किसी का मुंह नहीं देखना है, हम लोग इतने समृद्ध हैं कि हम लोग कर लेंगे, आप 200 नहीं, आप जो मर्जी हो वो टैक्स लगाए। फ्रांस ने साफ तौर पर, जो वहां के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इजराइल की सैन्य कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून के बाहर है। अंतरराष्ट्रीय कानून यानी यूनाइटेड नेशन चार्टर एक्ट, जब तक सारी कंट्रीज एक साथ बैठ करके उन सब चीजों पर चर्चा न कर लें, इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है, ये रूल बताता है कि आप किसी के ऊपर भी, या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसको खतरा हो, तब तक आप ऐसे कदम नहीं उठा सकते। लेकिन यहां पर कुछ और ही था, अमेरिका ने अपने हिसाब से अपने हितों को देखते हुए काम किया। फ्रांस ने सैन्य हस्तक्षेप को रोकने के लिए और कूटनीतिक पर जोर देने के लिए अमेरिका को कहा है। यहां तक कि दूसरी ओर फ्रांस ने यह भी बोल दिया है कि अपने क्षेत्र और सैन्य उपस्थिति बढ़ाने और जॉर्डन जैसे देशों की रक्षा के लिए मदद में हाथ बढ़ाने का वादा किया है। भाई जॉर्डन की जो स्थिति है मैं उसमें मदद करूंगा, लेकिन अन्य अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे आप हमला कर दीजिए, लड़ाई कर लीजिए, उसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। साथ ही बढ़ते हुए भू राजनीतिक खतरों को मद्देनजर रखते हुए मैक्रोन ने अपने आप को और मजबूत बनाने का प्रयास किया, और भी ज्यादा परमाणुविक जो भी चीजें हैं, यानी कि एटॉमिक रिलेटेड जो भी है, हम उन सारी चीजों को और डेवलप करेंगे, चाहे वो परमाणु बम से रिलेटेड हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो हमारे यहाँ का है ना, वो जो भी है वो सब कुछ अब बेहतर करना चाहेंगे, और इसका भी उनको इसकी जरूरत भी है। जर्मनी का भी साफ रुख रहा, जर्मनी ने भी ऑलमोस्ट कह ही दिया है कि वो भी इस तनावपूर्ण चीजों से जो तनावपूर्ण चल रही है उसमें हम साथ तो देंगे, लेकिन वो किसी भी तरह से आपका हमले या अटैक्स में आपका साथ नहीं देंगे। वो साफ तौर पर वो जर्मनी का भी यही रुख है कि वो चाहते हैं कि एक कूटनीतिक मामला हो। स्पेन ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है अमेरिका के लिए, उसने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि हम आपके फैसलों की कड़ी निंदा करते हैं। यानी अमेरिका के जो फैसले हैं, जो आज की डेट में ईरान के साथ वो कर रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान के साथ आज हो रहा है, ईरान के ऊपर अटैक हुए हैं, उसकी कड़ी निंदा स्पेन ने किया है। स्पेन ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कोई भी चीज जो भी हो रही है आज की डेट में, हम उसमें अमेरिका का साथ नहीं देंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इन सब चीजों में आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। अमेरिका की कार्रवाई को खुल करके स्पेन ने आलोचना की है। अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल से एकदम स्पेन ने भी इनकार कर दिया है। एक तरफा सैन्य मतलब समझौता वो करना ही नहीं चाहते हैं। स्पेन ने कहा है कि तीनों देशों में मतलब अगर हम सभी को मान लें, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन को मान लें, तो इसमें स्पेन का जो रोल है वो सबसे ज्यादा स्पष्ट है। स्पेन ने एकदम कड़े रुख में बोलते हुए सख्ती से ये कहा है कि अमेरिका की किसी भी कार्रवाई को खुद जो कर रहा है उसकी हम खुल करके चुनौती देते हैं, हम किसी भी तरह से अपने इस क्षेत्रों का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। यूरोप के इस फैसले के पीछे 4 बड़े मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि मध्य पूर्व जो पहले से भी अभी आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो इस तरीके से इतने सालों से युद्ध चल रहा है, उसको रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए रशिया ने जब यूक्रेन के साथ लड़ाई की तो यूक्रेन के साथ लड़ाई में रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए। उस सैंक्शंस को लगाने में अमेरिका का सबसे बड़ा रोल रहा, और अमेरिका के दबाव में यूरोपीय कंट्रीज ने भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लाए। बदले में रशिया ने क्या किया कि अपने यहाँ जो भी एनर्जी रिसोर्सेस थे वो यूरोप में भेजना बंद कर दिया। सारी चीजें यहाँ पर रुक गई। यूरोप के लिए बहुत सारी घातक परिस्थिति और परिणाम देखने को सामने आए। कॉन्सिक्वेंसेस ये रहे कि जो रशिया से तेल जाता था, रशिया से एलएनजी और एलपीजी गैसेस और एनर्जी रिसोर्सेस जो भी जाते थे वो सारे एकदम ठप हो गए। यहां पर उभर के आया हमारा देश इंडिया। इंडिया ने कहीं ना कहीं इस सब बीच की कड़ी को
बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभालने का काम किया। इंडिया ने क्या किया कि वहां के पेट्रोलियम को परचेज करके कम दामों पर यहाँ पर उसको प्यूरिफाई करके यूरोपीय कंट्रीज को बेचा। यूरोपीय कंट्रीज ने कहीं ना कहीं इंडिया से जो सपोर्ट पाया उसके लिए इंडिया का तारीफ के काबिल ही है इंडिया। अगर इंडिया ना होता तो आज यूरोपीय कंट्रीज ठंड में बहुत ही बुरी तरह से वहां के लोग और वहां की चीजें, हालांकि ठंड में बहुत ही बुरी स्थिति थी। इस बार यूरोप कांप गया क्योंकि डायरेक्ट तो एनर्जीज जाती थी यूरोप में, वो गैस पाइपलाइन वगैरह सारी चीजें यूरोप में इस बार उस तरीके से नहीं पहुंच पाई। फिलहाल हम लोग आगे इन सब चीजों को समझते हैं। दूसरी खास बात यह है तेल का संकट, जैसे मैंने आपको बताया ही, शरणार्थियों का संकट। अब मान लीजिए जैसे कोई भी युद्ध होता है, उस युद्ध में जब ऐसी स्थिति आती है तो मध्य पूर्व एशिया में जैसे मैंने बताया कि युद्ध नहीं चाहते, तो जैसे युद्ध होगा लोग माइग्रेट होना शुरू होंगे। माइग्रेशन के बाद लोग उस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के यूरोपीय कंट्रीज में रुकेंगे। उनका खर्चा, उन जगहों की चीजें, मतलब बहुत सारी आबादी, मतलब एक बहुत ही पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो एक पूरी कम्युनिटी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने की स्थिति में आ जाएगी। तो ये सारी भी समस्याएं आ जाती हैं। चौथी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय कानून। कई यूरोपीय देश का मानना है कि बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के ऐसे फैसले होने नहीं चाहिए। बात भी सही है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब नाटो कंट्रीज कहीं ना कहीं अलग थलग दिख रही है। यूरोप में फ्रांस ने तो खुद ही सोच रखा है कि हम अपना एक अलग नाटो बनाएंगे। मतलब अमेरिका के साथ, अमेरिका इजराइल ने जो युद्ध छेड़ा है उसमें रूस और चीन जैसे देश, मैं तो भारत को भी कहूंगा, मैं रूस और चीन जैसे देश और भारत को मैं ये कहूंगा कि इन्होंने इस युद्ध में जो ये वॉर चल रही है इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। वो स्टैंड कहीं दिखा नहीं। इंडिया का मैंने सोचा था कि कहीं ना कहीं इंडिया का स्टैंड दिखेगा, रूस का दिखेगा, चाइना का दिखेगा, बट ये लोग अपनी अपनी एकदम चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका को इन सब चीजों से बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से अमेरिका आज इतना दादागिरी कर रहा है। अमेरिका को इस तरह से किसी भी देश को बर्बाद करने की कोई भी मतलब अथॉरिटी नहीं है, इजाजत नहीं है कि इस तरह से ऐसी स्थिति पैदा कर। युद्ध में ना उलझने के मतलब रीजन से ही रूस और चीन जैसे देश इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी रूस तो एक युद्ध कर ही रहा है, वो दूसरे के साथ क्यों करेगा। यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर एक मध्य पूर्व क्षेत्र में नया युद्ध नहीं देखना चाहते। इस वजह से वो सारी चीजों को रोकने का प्रयास कर। इस युद्ध को रोकने की सबसे बड़ी चिंता ये है, कवायद ये है कि अगर संघर्ष बढ़ गया तो तेल की कीमतों में इजाफा होगा। जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि तेल की कीमतों पर कैसे इजाफा हो सकता है। वाकई में अब आप जानते ही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक ऐसा क्षेत्र है जहां से तेल का आवागमन होता है और ये इस समय बाधित कंडीशन में है, जिसके वजह से भी ये सारी कंडीशन पैदा हो सकती है। और आज की डेट में ये सारी चीजें हैं। अमेरिका के खिलाफ यूरोपीय कंट्रीज जो बड़ी कंट्रीज हैं आज की डेट में इस तरीके से अलग थलग पड़ गई हैं कि अमेरिका को एकदम दरकिनार कर दिया है। अमेरिका ने, यूएसए ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि स्पेन के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे। स्पेन ने भी बोला कोई बात नहीं, आप हमसे व्यापार मत कीजिए, लेकिन हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही स्टैंड क्या इंडिया को नहीं लेने चाहिए? क्या ऐसे ही स्टैंड चाइना को नहीं लेने चाहिए? क्या ऐसे स्टैंड रूस को नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए। खैर रूस की बात अलग है, रूस के साथ तो प्रॉब्लम्स हैं। क्या चाइना इंडिया को ऐसे मतलब डिसीजन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ईरान ने एक ऐसा ड्रोन डेवलप किया है जिसका नाम है शहीद ड्रोन। उसका नाम ही दिया गया है शहीद ड्रोन। उस शहीद ड्रोन से अभी हाल ही में जो क्या बोलते हैं, अमेरिका का एक मिलिट्री बेस हुआ करता था कतर में, उसको बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। वो जब मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय किया तो वहां का जो राडार सिस्टम था, जिसके थ्रू यूरोप मतलब गल्फ कंट्रीज जो थी, जो जहां से पता लगाया जाता था कि कहीं पे भी कोई हमला होता है तो गल्फ कंट्रीज को कैसे सिक्योर रखा जाए, उस डिफेंस सिस्टम और उस राडार सिस्टम को ही ध्वस्त किया गया है, कर दिया है। ईरान का शहीद ड्रोन मात्र साधारण सा ड्रोन था जिसने इन सब चीजों को ऐसे अंजाम दिया। अमेरिका की ये स्थिति आ चुकी है कि आज की डेट में अमेरिका के पास जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो भी थोड़ी सी डल पड़ती जा रही है। उन्हें भी अब सताने लगी है कि हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसे आपने देखा था कि रशिया के ऊपर यूक्रेन ने जब हमला किया, मतलब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, यूक्रेन ने अपने बचाव में ड्रोन का इस्तेमाल किया, छोटे छोटे ड्रोन, और उनके बड़े बड़े जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वगैरह जो थे उसमें S-400 का रोल था। हम लोग देख चुके हैं छोटे छोटे ड्रोन से किस तरीके से यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला किया। उसी तरह से ईरान ने भी ऐसा सीखते हुए अमेरिका के जो सिक्योरिटी सिस्टम था, जो वहां का डिफेंस सिस्टम था, उसको ध्वस्त किया। तो अमेरिका का सबसे खतरनाक जो डिफेंस सिस्टम था उसको बोलते हैं थाड, जो आज की डेट में कतर में एस्टैब्लिश था।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैंने वो सारी चीजें डिस्कस की हैं जो आज की डेट में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सिलेक्शन शेयर में बनी रहिएगा। मैं कभी कहता नहीं हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, बट कभी कभी कोशिश किया कीजिए कि उन टॉपिक्स को शेयर जरूर कीजिए जो कहीं ना कहीं मानवता के हित में हो। लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि क्या वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या ऐसा होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिलेक्शन शेयर में बनी रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड